नमस्कार साथियों, तो स्वागत है इस वीडियो में आप लोग का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 22 फरवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 22 फरवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि ये हमारा सेट जो है, ये हमारा सेट 9 है। क्या है? सेट 9 है। ठीक है, 9वां सेट यानी कि हम लोग का है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, क्योंकि आंसर की है तो आंसर की में क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी आ जाते हैं। मतलब जो है किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो है मतलब हिंदी वाला क्वेश्चन इंग्लिश में दिखने लगता है। जैसे कि यहाँ हिंदी में दिख रहा है लेकिन यहाँ इंग्लिश में दिख रहा है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि कोई एक सम चतुर्भुज है, यानी कि डायगोनल ऑफ रोम्बस, यानी मतलब इसमें आर साइलेंट होता है तो इसमें हम बस पढ़ते हैं। तो सम चतुर्भुज यहाँ पर जो होता है ना, तो ये डायगोनल यानी कि इसका विकर्ण बोल रहा है। तो विकर्ण का लंबाई है 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर। तो हमें उसका क्या बताना है? पेरीमीटर बताना है, यानी कि परिधि, यानी कि परिमाप बताना है, परिमाप। तो देखिए, सम चतुर्भुज को देखिए, सम चतुर्भुज का क्या होता है कि सम चतुर्भुज का क्या होता है कि उसका जो भुजा है, सभी भुजा बराबर होते हैं। सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इसका पहला विकर्ण ये मान लीजिए, तो पहला विकर्ण कहता है, तो देखिए एक विकर्ण आपका 48 और एक आपका 64 है। तो पहला विकर्ण ऐसे मान लेते हैं, तो यहाँ पर यह 48 हो गया और दूसरा विकर्ण ये आपका 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64। तो ये जो हुआ, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी हुआ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी हुआ। ठीक है, तो हमें इसका भुजा निकालना पड़ेगा, तब ना हमें इसका परिमाप निकाल लेंगे। इसका भुजा यहाँ पर, ये क्या है? भुजा है। तो भुजा यहाँ पर तो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से ये त्रिभुज को लें तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है, जिससे कि हम अगर इसका कर्ण निकालेंगे, कर्ण, तो हमें इसका भुजा का लंबाई पता चल जाएगा। तो चलिए हम त्रिभुज को लेते हैं। तो हम इस त्रिभुज को यहाँ उठाएं, किसी भी त्रिभुज को उठा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 48 है, तो 48 का था कितना होगा? 24 होगा, और 64 का था कितना होगा? 32 होगा। ठीक है, हमें इसका निकालना है, ये वाला का इसका हमें निकालना है। तो कैसे होगा? दोनों का स्क्वायर करके रूट निकाल लेंगे। तो 32 का स्क्वायर देखिए, 32 का स्क्वायर 1024 होगा। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। तो प्लस करेंगे 576, तो बराबर रूट 1600 हो जाएगा। और 1600 का रूट कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। यानी कि इसका लंबाई क्या निकला? 40 निकला। तो इसका मतलब क्या है? इसकी सभी भुजाएं क्या है? 40 सेंटीमीटर। इसकी सभी भुजाएं क्या है? 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका है। हमें परिमाप पूछा है, तो परिमाप मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का ये हुआ। तो सभी भुजाओं के भुजा का वो 4 गो है, 4 गो भुजा है। कितना लंबाई का? 40 सेंटीमीटर का। 4 गुना 40 यानी कि 160 सेंटीमीटर क्या है? भुजा मतलब परिमाप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 है और विक्रय मूल्य 3900 है, तो वस्तु पर छूट कितनी है? यानी कितना का छूट मिला, ये मैं पूछ रहा, परसेंट नहीं पूछा है, खाली छूट पूछा है। तो बस खाली छूट पूछा है, तो कितने का इसमें अंतर है? 600 का अंतर है, यानी कि 600 का छूट दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 3 नंबर का सवाल, PQR का औसत 40 है, यदि P और Q का औसत 35 है और QR का औसत जो है 45 है, तो Q का मान कितना है? तो Q का मान यहाँ पर बताना है। Q का मान यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए PQR को देखिए, यहाँ पर औसत क्या है? 40 है और संख्या का एक 3 गो है। तो योग कितना होगा? 40 गुना 3 हो जाएगा, यानी 120 क्या होगा? योग होगा, यानी कि P प्लस Q प्लस R बराबर 120। वैसे अब यहाँ देखिए P और Q को देखिए, P और Q को, यानी कि P प्लस Q, क्योंकि औसत कितना है? 35 है, तो योग कितना होगा? 35 गुना 2 70। वैसे ही अब यहाँ देखिए Q और R को देखिए, Q प्लस R को, औसत यहाँ पर कितना है? 45 है, तो योग कितना होगा? 45 दूनी 90, 90 यहाँ पर हो जाएगा। हमें Q का पूछ रहा है, तो यहाँ देखें, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर जो Q पर जो है 2 जगह है, 2 जगह। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको जो है प्लस कर देते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो P तो यहाँ क्या है? यहाँ पर P एक है, P तो एक रहेगा, प्लस 2Q यहाँ पर हो जाएगा, प्लस R हो जाएगा, बराबर इन दोनों को प्लस करने पर यहाँ कितना आएगा? 70 और 90 160। कितना आया? 160। अब देखिए यहाँ पर अब समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? यहाँ देखिए PQR का योग कितना? 120 है। क्या 120 है? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब जगह सेम है, खाली अंतर क्या है? यहाँ Q एगो ज़्यादा है, Q एगो क्या है? ज़्यादा है। तो देखिए एगो Q बढ़ने से कितने की वृद्धि हुई? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एगो Q बढ़ता है तो एगो Q क्या
क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ए को क्यू बढ़ने से कितने की वृद्धि हुई, तो अंतर देखिए 120 था, कितना हो गया 160 हो गया, यानी कि 40 की वृद्धि हुई, प्लस 40 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्यू का मान क्या है 40 है, क्यू का मान क्या है 40 है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं का योग का 30% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात हमें बताना है। मतलब दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है उनका योग, जैसे ए और बी, तो ए माइनस बी, तो दो संख्या हम ए बी मान लेते हैं, तो अंतर मतलब ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या कहता है, उन संख्याओं का योग का 30% है, यानी कि ये जो है बराबर क्या है ए प्लस बी का 30%, ए प्लस बी का क्या है 30%, यानी कि 30/100, ये यहाँ पर है। ए को जो यहाँ खत्म हो जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो कोना कोनी चले गुना करते हैं, तो यहाँ पर देखें 10a माइनस 10b बराबर 3a प्लस 3b। अब देखिए यहाँ, आप देखिए कलर को पहले बदलने दीजिए, तो देखिए यहाँ देखिए 10 में 3 गया 7a, और इसे हम उस पर उस पर बेचते हैं क्योंकि अनुपात हमें निकालना है, तो उस पर जाएगा, ये उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 और 3 13b आया। अब कुछ नहीं, बस यहाँ उल्टा हो जाएगा, क्या उल्टा हो जाएगा, जैसे ए अनुपात बी हो रहा है ना, ए अनुपात बी हमें पूछ रहा है, तो ए अनुपात बी बराबर जो उल्टा हो जाएगा, जैसे ए की जगह क्या है 7 है, तो 7 नहीं होगा, तो यहाँ पर उल्टा हम देखेंगे ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ए का यहाँ हो जाएगा 13, और ये 7 का या बी का यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 13 अनुपात यहाँ पर 7 निकल के आया, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। एक घड़ी जो है 6,000 रुपये में खरीदी जाती है और 5500 में बेची जाती है, तो हानि % है। तो देखिए 6,000 में खरीदा, 5500 में बेचा, यानी कितने की हानि हुई 500 की। तो ये जो 500 की हानि हुई किस पर हानि हो रही है, 6,000 पर, क्योंकि 6,000 क्या है क्रय मूल्य, तो 6,000 पे हानि हो रहा है, तो बटे 6,000 % निकालना है, तो इसलिए 100 से गुना यहाँ पर करना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 को जीरो यहाँ से ख़त्म, 1 को जीरो यहाँ से ख़त्म, 50/6, तो 50/6 आपका 48 आपका 8 बार में, 10 मतलब फिर 2 बचा है, फिर 18 आपका 6 बार में, सॉरी 18 3 बार में, तो 8.33 आएगा, जो कि मतलब ये 3 जो है चलते रहेगा, तो 8.3% यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 6 नंबर का सवाल आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 9 से विभाज्य नहीं है, तो 9 से विभाज्य का क्या नियम होता है, संख्याओं का जो योग है, संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो हम कहते हैं 9 से विभाज्य है। तो देखिए कौन कौन योग है, 1 और देखिए 1 और 8 9, 9 4 13, 13 और 5 18, जो कि 18 क्या है 9 से विभाज्य है, लेकिन हमें पूछा है नहीं बिला पूछा है, तो नहीं बिला, तो यहाँ देखिए 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22, जो कि 22 का 9 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलिए हम आगे भी जांच कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। 3 और 7 10 हुआ, 10 और 8 18, 18 और 9 27, जो कि क्या है विभाज्य है। आगे देखिए 7 और 15, 15 5 20, 20 7 27, जो कि 27 भी का विभाज्य है, तो इसलिए कौन नहीं है विभाज्य, ये वाला विभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक जो है 352 है, उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि HCF ज्ञात करना है। तो देखिए संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, LCM गुना HCF होता है। ठीक है, यानी कि संख्याओं का गुणनफल, यानी अगर कोई दो को संख्या AB है तो AB बराबर होता है LCM गुना HCF, ये होता है। ठीक है, अगर कोई संख्या AB है तो दोनों का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका गुणनफल कितना है 1408 है, बराबर LCM कितना है 352 है, और HCF में निकालना है। HCF क्या करना है, हमें निकालना है, तो निकालते हैं। ये देखो यहाँ से कट जाएगा, तो ये कितने बार में कटे, हाँ ये 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 4 बार, हाँ 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि कहते कि 350 1400, हाँ 4 बार में कट जाएगा। तो HCF बराबर क्या निकला, HCF बराबर क्या निकला 4 निकला। ठीक है, 4 निकला। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से
150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो हमें समय निकालना है, और समय का जो फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है आपका 150 है, चाल कितना है 50 है, ठीक है, जो कि कटेगा 3 बार में, यानी कि 3 घंटे का इसमें समय लगेगा। 3 आवर 3 घंटे का समय यहाँ पर लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक की ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 960 है, और समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसमें वार्षिक बोल रहा है, तो कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है 6% जो दिया है, कितना है टोटल, कितना है 960, दो साल का 960। तो यहाँ पर जो SI बराबर होगा, तो देखिए 2 साल का है, तो पहला साल और ये आपका दूसरा साल। तो पहला साल कितना होगा, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल जो है समान ब्याज मिलता है, समान ब्याज। तो 960 का था, कितना होगा 480 होगा, यानी कि पहला साल जो है 480 मिला और दूसरा साल भी क्या मिला 480 मिला, ठीक है। ये हुआ SI की बात। अब हम CI में देखते हैं। CI बराबर देखिए पहला साल तो यहाँ वही रहेगा 480 रहेगा, और दूसरा साल जैसे हम जाएंगे तो यहाँ 480 मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि हमें इसका भी ब्याज मिलेगा। तो इसका जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पर 6% है, यानी कि 6% हमें ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। तो 480 का हम क्या करेंगे 6%, यानी कि 6/100, 0 यहाँ से ख़त्म। 48 गुना 6 अगर करते हैं तो कितना होता है 288। तो यहाँ पर 288, और फिर यहाँ 10, अगर 10 को हटाएं तो एक अंक बाद दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। तो 28.8 आया। तो टोटल कितना आ गया 48 और 48 96, यानी कि 960 यहाँ पर हुआ टोटल, और यहाँ पर 28 प्लस 28.8, तो 60 और 28 कितना होगा 960 और 28, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 988.8, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या कि CI में क्या होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हमें ब्याज का भी ब्याज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यदि MNP का जो अनुपात है कितना है 3:7:5 है, और PQ 1:2 है, तो MQ का अनुपात कितना है, तो MQ का। तो इसके लिए हमें जो है एक देखिए MNP और Q, यहाँ पर Q है, यानी कि 4 को इसमें क्या है संख्या है, तो चारों का अलग अलग में, चारों का इसमें अलग अलग अनुपात निकालना पड़ेगा, मतलब साथ अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर M का 7 है, M का 3 है, N का 7 है, और P का 5 है, और यहाँ पर देखिए P का यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो P का जो अलग अलग आ रहा है, जैसे यहाँ पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो हमें इन्हीं दोनों को बराबर करना है, तो बस अनुपात निकल जाएगा। तो बराबर कैसे करेंगे, तो अगर हम 1 को 5 का बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ पर 5 क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, तो 5 से गुना, लेकिन हम 5 से जो 1 में करेंगे तो 1 में नहीं पूरे में करना पड़ेगा, पूरे में। जैसे हम 5 से 1 पे करेंगे, 1 पे जैसे गुना 5 करें तो ये पूरे में करना पड़ेगा, तो पूरे में करने कितना होगा, तो यहाँ पर तो 1 गुना 5 5 होगा, और यहाँ 2 है, तो 2 गुना 5 यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि PQ का जो अनुपात निकला 5:10 निकला, ठीक है। अब हम निकालते हैं सभी का अनुपात, M अनुपात N अनुपात P अनुपात Q, तो बराबर कितना होगा, M का मान कितना है 3 है, N का मान 7 है, और P का मान कितना निकला 5 निकला, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5, दोनों में 5 हो गया, और Q का मान कितना निकला 10 निकला। हमें किसका पूछ रहा है, M और Q का पूछ रहा है, हमें किसका पूछ रहा है M और Q का, यानी कि तो यहाँ से हम M अनुपात Q को लेते हैं, बराबर कितना है, M का मान कितना है 3 है, और Q का मान कितना है 10 है, तो 3:10, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, तो वस्तु पर कोई भी छूट ना देने पर लाभ कितने का होता है, ठीक है, यानी कि लाभ कितने का होता है वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु पर 50 का छूट देने के बाद क्या होता है कि वस्तु जो क्या होता है वस्तु में जो है
50% का लाभ फिर भी यहाँ पर हो जाता है। तो 50% का लाभ होता है तो पहले हम लाभ का हिसाब करते हैं, ठीक है। 50% का यहाँ पर लाभ हो रहा है, यानी कि अगर किसी वस्तु का मूल्य अगर 100 है, ये आपका CP हो गया, तो SP, तो 50 का लाभ यानी कि 150 में बेचेगा तब ना 50 का लाभ होगा, ठीक है। 50% का लाभ हुआ। अब देखते हैं ये जो 150 यहाँ पर आया, यानी कि MP तो कितना होगा, तो MP हम देखते हैं, MP हम यहाँ पर देखते हैं, तो MP यहाँ पर हम MP को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो 50 का छूट देने के बाद 150 है, 50 का छूट देने के बाद 150 है, यानी कि 50 अगर हम 50, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने हम 100 होता है, तो अंकित मूल्य अगर 100 है और 100 में क्या किया, 50 का यहाँ पर छूट दे दिया, 100 में क्या किया, 100 में क्या किया, 50 का यहाँ पर छूट दे दिया, तो यानी कि तब बचा कितना, 50% बचा। तो ये जो 50% है इसका वैल्यू यहाँ पर कितना है, 100 में 50 है, 50% का वैल्यू कितना, 150 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य आपका क्या निकला, 300 निकला। अब क्या बोला कि अगर छूट नहीं देता तो कितने का लाभ होता, तो देखिए अगर छूट नहीं देता तो यहाँ पर 200 का लाभ होता, कितने पर, 100 पर, तो सीधा सीधा यहाँ 200% हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 200%। और या फिर आप इसे अनुपात के द्वारा भी कर सकते थे, कैसे, देखिए पहले हम लिखेंगे CP अनुपात SP, कितना अनुपात है, देखिए 50 का लाभ हो रहा है, 50 का लाभ, तो 50 को हम लिख सकते हैं 1/2, 50 का मतलब 1/2 होता है, यानी कि अगर क्रय मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अगर 2 है तो विक्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हो रहा है तो प्लस होगा, तो विक्रय मूल्य 3 हो जाएगा। ये क्या निकला, अनुपात निकला। अब जो है SP और MP का देखते हैं, SP और MP का अनुपात को देखते हैं, MP का क्या कहते हैं, अनुपात को देखते हैं। तो क्या कहता है, 50 का छूट दे रहा है, तो 50 को भी हम 1/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है, जो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर छूट दे रहा है, तो अगर MP यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, अगर MP यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर छूट दे रहा है, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो 1 में 2 गया, 2 में 1 गया 1, यानी कि SP कितना निकला, 1 निकला, कितना निकला, 1 निकला। अब जो यहाँ पर देखिए SP यहाँ पर 2 को आ गया, SP यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो बराबर करना पड़ेगा, तो कम वाला को बराबर करते हैं, तो यहाँ बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 3 से यहाँ पर गुना करेंगे, तो 3 से गुना यहाँ पर करना पड़ेगा, तो 1 गुना 3 3 और 2 गुना 6 2 गुना 3 6, ये आपका आया। तो टोटल यहाँ अनुपात कितना आ गया, देखिए CP SP और MP, तो यहाँ पर ये 2:3:6, यहाँ पर ये आपका आया, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है कि अगर छूट नहीं देता तो यहाँ पर आप सीधा देख सकते हैं कितने का यहाँ पर अंतर है, 4 का अंतर, 4 का लाभ होगा किस पर, 2 रुपये पर, तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, तो ये 2 बार में कटेगा, 2 गुना 100 200, यानी कि आप ऐसे भी निकाल सकते थे और ऐसे आपको जो है आसानी होगी। भले ही इसमें ऐसा समझाने में टाइम निकालेंगे, ऐसे अगर आप करेंगे तो थोड़ा आपको जो है आसानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए W और X मिलकर एक काम को 40 दिनों में और X Y मिलकर 60 दिनों में और तीनों मिलकर जो है 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो W और Y मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी WY का निकालना है, ठीक है। तो पहले यहाँ देखिए WX का, देखिए W प्लस X का यहाँ पर कितना है, 40 है, और X प्लस Y का यहाँ पर कितना है, 60 है, और तीनों का मिला के कितना है, W प्लस X प्लस Y का यहाँ पर कितना है, 30 है। तो पहले हम ऐसा करें, सभी का पहले कार्य क्षमता निकालेंगे ताकि हमें आसानी हो। कार्य क्षमता निकालेंगे तो 40, 60 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा, यानी कि W और X जो है इसका 120 है, तो 40 में कितने बार, 3 बार, यानी एक दिन में 3 काम करेगा, इसका क्षमता 3 है। X Y का क्षमता यहाँ कितना होगा, X Y का क्षमता यहाँ पर 60 है, तो 120, यानी 2, इसका क्षमता 2 हो गया। और आपका यहाँ पर जो है ये जो आपका तीनों का मिलकर यहाँ 30 है, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ पर ये इसका जो है क्या हो गया, क्षमता हो गया। यहाँ पर ये इसका क्या हो गया, क्षमता हो गया। हमें किसका निकालना है, हमें जो है W और यहाँ पर W और Y का मिला के निकालना है, W और Y का निकालना है, यहाँ पर W और Y का यहाँ पर क्या करना है, निकालना है।
तो देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से देखिए डब्लू एक्स, देखिए यहाँ एक कलर पहले बदलते हैं। तो देखिए डब्लू एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पर डब्लू एक्स का कितना है 3 है और यहाँ कितना है 4 है। तो अगर हम यहाँ पे डब्लू एक्स का निकाल दें, यानी कि 3 है, डब्लू एक्स का मान कितना है यहाँ 3, देखिए यहाँ देखिए इसे देखेंगे डब्लू एक्स का मान कितना है 3 है और तीनों का मिलकर कितना है 4 है। तो यहाँ से अगर हम इसको निकाल दें तो यानी घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम y का मान निकल जाएगा। तो y का क्षमता क्या निकल जाएगा, y बराबर यहाँ पर जो है y बराबर y का क्षमता यहाँ निकल जाएगा। 4 में 3 गया 1, यानी कि y का क्षमता 1 निकला। अब w का देखते हैं, w का कैसे। तो w का देखिए, w का निकालने के लिए हमें x प्लस वाई को माइनस करना पड़ेगा, जो कि x प्लस वाई का यहाँ पर दिया कितना दिया है 2 दिया है। तो 4 में 2 गया, तो 4 में 2 गया 2, यानी कि यहाँ पर जो w का मान कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो दोनों को मिल के करेंगे तो w प्लस वाई मिल के कितना हुआ 3 हुआ, कितना हुआ 3 हुआ, यानी कि इन सभी का क्षमता यहाँ पर कितना निकल गया 3 निकला क्षमता, 3 निकला क्षमता। और काम कितना है, काम यहाँ पर कितना है, काम 120 है। तो एक दिन में 3 काम, तो 120 काम का दिन में, तो बटे यहाँ पर 3 करेंगे तो 120 से कटेगा कितने बार में 40 बार में, यानी कि 3 डब्लू और वाई जो है 40 दिन में काम को पूरा करेगा। 40 दिन में क्या करेगा, काम को यहाँ पर पूरा यहाँ पर करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिनों में कर सकता है तो अमर अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अमर जो सचिन से क्या है 10% अधिक कुशल है। और अगर हम इसे यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ दिन दिया है, तो दिन दिया है तो हम इसे उल्टा समझेंगे, हम ऐसे समझेंगे, यानी कि अमर ज़्यादा दिन में काम करता है, सचिन जो है उससे ज़्यादा दिन लेता है 10% ज़्यादा दिन लेता है, क्योंकि यहाँ कुशल का बात है। तो कुशल मतलब क्या हुआ, यानी कि ये अमर कम दिन में काम करेगा और सचिन ज़्यादा दिन में काम करेगा। ठीक है, ज़्यादा दिन में काम करेगा। तो अमर अगर यहाँ 10% दिया तो 10 मान के चलते हैं। तो देखिए अमर अगर 10 दिन में काम करेगा तो सचिन, ये जो सचिन है ये आपका 11 दिन में काम करेगा, 11 दिन में काम करेगा। तो ये इसमें कंडीशन है। ठीक है, यानी कि 10% ज़्यादा दिन में काम करेगा, 10% ज़्यादा दिन में यहाँ पर काम करेगा। तो आप इसे परसेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर भिन्न से भी, यानी फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि हम इसे दिन का हिसाब करना, दिन का हिसाब। तो अमर को हम ए मानते हैं और सचिन को एस मानते हैं। ठीक है, तो अमर अगर 10 दिन में काम करता है, यहाँ दिन का बात हो रहा है, यहाँ कुशल का बात नहीं हो रहा है, यहाँ दिन का बात कर रहे हैं। तो यहाँ 10 दिन में काम कर रहा है और सचिन कितने दिन में करेगा, 10 से 11 दिन में। सचिन जो 11 दिन में काम करेगा और यहाँ दिन कितना है 44 है, यानी कि 11 का वैल्यू 44 होगा, 11 का वैल्यू 44। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो हमें निकालना है क्या, इसका अमर का निकालना। तो अमर का कितना है 10 है, तो 10 गुना 4 क्या होगा 40 होगा, क्योंकि 1 का वैल्यू जब 4 है तो 10 का वैल्यू 40 हो जाएगा, यानी कि 40 दिन क्या करेगा, अमर काम को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक रेफ्रिजरेटर मतलब 28,000 में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। यदि वो 25% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे रेफ्रिजरेटर किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 28,000 में बेचने पर क्या होता है 30% की हानि होती है। तो ये जो 30 की हानि हो रही है यहाँ पर 30 की, तो यहाँ पर 30 यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, यानी कि कितने में बेचा, अगर 100 में खरीदा तो 30 की हानि हो गई, यानी कि 70% में बेचा, यानी क्या 70% में क्या किया बेचा, 70% में क्या किया बेचा, तब ना 30 का हानि हुआ, तब ना यहाँ पर 30 का हानि हुआ। तो 70 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 70% का 28,000, कितना है 28,000। तो 0 0 यहाँ से खत्म, फिर 7 से कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, तो 1% का वैल्यू यहाँ पर कितना निकलेगा, बराबर ये 7 से कटेगा 4 बार में, यानी कि 400, क्या निकला 400 निकला। तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 100 का, 1 मिनट हमें 100 फिर भी चलो निकाल लेते हैं, 100 का निकाल ही लेते हैं, हालांकि इसका ज़रूरत नहीं है, चलिए फिर भी लेकिन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 40,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें ऐसे 100 का मतलब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें
25% लाभ का पूछ रहा है, हमें क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है। अगर क्रय मूल्य पूछता तो 40,000 होता, लेकिन हमें क्या पूछा, अगर 25 का लाभ कमाना चाहता है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि उसे 125% में बेचना पड़ेगा, तब ना 25 का लाभ होगा, तो 125% में बेचेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक का वैल्यू कितना है, 400 है, एक का वैल्यू कितना है, 400 है, तो 125 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 गुना 125, तो 400 गुना 125 करेंगे, सीधा देखें 125 गुना पहले 4 करते हैं, तो 125 गुना अगर हम यहाँ पर 4 करें तो आपका यहाँ पर हो जाता है 500, कितना हो जाता है, 500 हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, 2 को जीरो में, तो 2 को जीरो और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो कितना हुआ, 125% का वैल्यू 50,000 है, यानी कि 50,000 में बेचेगा, तब क्या होगा, लाभ होगा 25% का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में कितने की वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ जो है सभी में वृद्धि हो रही है, सभी में, तो सभी में वृद्धि होगा तो वही, तो औसत वही मतलब उतने की वृद्धि होगी। जब यहाँ सभी में हो रहा है तो औसत में वृद्धि कितने की होगी, 5 का होगा, 5 का होगा, क्योंकि सभी में हो रहा है, तो इसलिए अगर सभी में हुआ तो उतने हो जाएगा। अगर ये पूछता कि कितना औसत हो जाएगा तो 20 और 5 25, यानी कि नया जो औसत होगा वो 25 होगा, लेकिन हमें खाली वृद्धि पूछा है, तो वृद्धि पूछा है तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यदि x y का अनुपात इतना है तो हमें इसका मान निकालना, तो x माइनस वाई दोनों का अंतर को 11 में 5 गया 6 अनुपात, और फिर 11 और 5 16, ये 2 से कटेगा 3 बार में, और ये 2 से 8 बार में, 3 अनुपात 8 यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसे जो भिन्न में परिवर्तित करना है, भिन्न में परिवर्तित, तो इसे जो है ये जो एक के ऊपर आप देख रहे हैं इसे हम लोग बार करते हैं, यानी इसका मतलब ये होता है जैसे कि अगर 0.41 है ना, इस पर बार है, तो इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बराबर 0.4111, ये जो चलते रहेगा, ये क्या होगा, चलते रहेगा, ये इसका मतलब है। तो इसे हम भिन्न में कैसे लिखेंगे, इसका नियम होता है, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ जो ये संख्या है, तो पहले देखिए अगर इसमें कुछ नहीं रहता हम वैसे लिख देंगे, बिना दशमलव का बिना बार का हम ऐसे लिख देंगे, जो संख्या है हम वैसे लिख देंगे। फिर माइनस, अब देखिए किस में बार नहीं है, कई कुछ संख्या में बार नहीं है, तो देखिए 4 में क्या है, बार नहीं है, तो -4 करेंगे। ठीक है, बटे, अब देखिए कई कुछ संख्या में बार है, तो एक कुछ संख्या में बार है, तो एक कुछ संख्या में बार है तो उतने को 9 लिखेंगे, तो एक कुछ संख्या में बार है तो एक को 9 लिखेंगे। अब कई को में बार नहीं है, तो एक में बार नहीं है तो उतने को 0 लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक में बार नहीं तो एक को 0 हो गया, और एक में बार है तो एक को 9 हो गया, तो इस तरह से इसमें होता है। और वही अगर अंक अगर इस पर रहता, दशमलव का इस पर रहता, तो इसमें कहानी कुछ और होता, तो हम जो है इसमें जो है 0 को नहीं लिखते, तो हम क्या करते, 0 को यहाँ पर नहीं लिखते, ये हम इसमें करते हैं, क्योंकि दशमलव के इस पार नहीं है, तो इसलिए 0 को यहाँ पर लिखना पड़ा। ठीक है, इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा जो कि ताकि मतलब इसके बारे में बात करेंगे ताकि समझने में आसानी हो, लेकिन चलिए फिलहाल हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो 41 में 4 गया 37 बटे यहाँ पर 90, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए 258, 301 और 387 का जो है महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखिए इसका देखिए आसानी से हम कैसे निकालेंगे, इसका देखिए दोनों का अंतर को देखिए, यहाँ पर दोनों का अंतर देखिए कितने का अंतर है, 258 और 301, यानी कि यहाँ पर देखिए 43 का अंतर यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ कितने का अंतर हो रहा है, यहाँ पर कितने का अंतर हो रहा है, 301 387 में, तो 86 का अंतर हो रहा है, 86 का अंतर। अब ये दोनों संख्या किससे विभाज्य है, तो देखिए 43 से जो है दोनों संख्या विभाज्य है, 43 से क्या दोनों संख्या विभाज्य है, तो यही 43 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई और वृद्धि 25 रुपया है, तो प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य, तो 50% का वृद्धि हुआ, तो देखिए 50% का वृद्धि हुआ तो कितने के रुपए में कितने की वृद्धि हुई, 25 रुपये की, 25 रुपये की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 50% का जो वैल्यू है, 50% का जो वैल्यू है कितना आपका है, 25 है, कितना है, 25 है। हमें नया मूल्य पूछ रहा है, तो 50 के वृद्धि हुई तो नया मूल्य क्या होगा, 150% होगा, तो 150% का यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। क्योंकि 50 का वैल्यू 25, तो यहाँ पर 150 का कितना होगा, तो यहाँ देखिए ये कि इसका जो 3 गुना है, क्या है, 3 गुना है,
तो यहाँ भी तो 3 गुना होगा ना भाई। तो 25 गुना 3 75, यानी 150 का वैल्यू क्या निकला, 75 निकला। नया मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य 75 हो जाएगा। अगर पुराना मूल्य कहता तो हम 100% को लेते हैं, तो 100% 25 दूनी 50 हो जाता है, लेकिन हमें नया मूल्य पूछा है तो नया मूल्य से यहाँ पर मतलब रहेगा। चलिए अब एक और अंतिम सवाल देख लेते हैं 20 नंबर का। देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपये, तो उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है कि उसमें हर साल जो है सामान्य राशि प्राप्त होता है। तो 3 साल में कितना हुआ, 1782 प्राप्त यहाँ पर हो रहा है 3 साल में। तो 1 साल का कितना होगा, तो ये 3 से कटेगा, तो 1 साल का यहाँ पर निकलेगा 1 साल। तो 3 से कितने बार में कटेगा, 17, फिर 15 आपका 5 बार में, फिर 2 बचा 28, 27 आपका 9 बार में, फिर यहाँ आपका यहाँ कितना बचा है 12 आपका 4 बार में, 594 हमें 10 साल का पूछ रहा है। तो 10 ये का कितना होगा, तो बस कुछ नहीं, एक वो जीरो की इसमें वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 5940 रुपये क्या होगा 10 वर्ष में ब्याज मिलेगा। कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।